नीट पेपर लीक को लेकर लगातार जो है वो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राज्यसभा की जो अस्थायी समिति है उसने एनटीए के जो चेयरपर्सन हैं उन्हें और शिक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों को जो है तलब किया है 21 तारीख को। आदर्श, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये एक तरह की कहा जाए कि प्रोसेस है एक, या फिर इसमें कुछ होता दिख रहा है एक्शन? देखिए सैयद, एक तो है कि ये जो अस्थायी समिति है दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में है जी, कई विषयों को देखती है ये, जिसमें शिक्षा भी एक विषय है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी समितियां जो हैं सिर्फ सुझाव दे सकती हैं। वो उन्होंने ज़रूर एनटीए, अगर आप उसकी भाषा पढ़ेंगे तो वो तलब वाली भाषा या नोटिस वाली भाषा नहीं है, बल्कि सलाह वाली भाषा है जी, कि इस पर चर्चा होगी कि आखिर ऐसे नीट जैसे एग्ज़ाम, जितने प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, ये लीक क्यों हो रहे हैं, इसमें खामियां क्या आ रही हैं। तो सिर्फ एनटीए के जो डायरेक्टर हैं वही नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अन्य लोगों को भी, वरिष्ठ लोगों को इसमें शामिल 21 अधिकारी कहा जा रहा है कि वो शामिल होंगे 21 मई को। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि एनटीए का गठन हुआ था ऐसे परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए। अब जो बात सामने आ रही है कि एनटीए के पास खुद के कितने पावर हैं, एनटीए ने जिन लोगों को इन्वॉल्व किया था उनकी गोपनीयता की क्या शर्तें हैं, क्योंकि एनटीए का रजिस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ है जी, सोसाइटी एक्ट के तहत आप किसी खेल क्लब का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एक फुटबॉल क्लब का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एनजीओ की तरह, एक एनजीओ की तरह है बिल्कुल। ऐसे में उसके पास कोई संवैधानिक ताकत नहीं है, और जो एनटीए हमारे देश में डॉक्टर कैसे आएंगे वो तय कर रहा हो, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा कराता हो, इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा कराता हो। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सीबीएसई के पास ये नीट की जिम्मेदारी हुआ करती जी थी। जी, ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ प्लान, मतलब बिल्कुल एग्ज़ाम के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन ये जो एनटीए को तो एक प्रोफेशनल संस्था के तौर पे बनाया ही इसलिए गया कि ये दिक्कतें ना आए। हाँ। इसके बावजूद साल दर साल आ रहे। जब सीबीएसई के पास ये सारे पेपर्स और एग्ज़ाम्स थे तो उस दौरान कम से कम जिसे कहें कि पेपर लीक की शिकायतें ख़ास तौर से नहीं आ रही थी जी। और अब जब एनटीए को ये जिम्मेदारी दी गई कि एक फुल प्रूफ जो है प्लान बने, इस तरह की खामियां जो हैं उन्हें दूर किया जाए। लेकिन आदर्श, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो समिति है ये जानना चाहती है कि अब तक इस मामले में उसके बाद क्या कुछ एक्शन हुआ, क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए? जी, जाहिर है कि तलब किया गया है इन लोगों से जवाबदेही जिनकी है, उनसे तो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इस समिति से अगर ये पूरी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये समिति अपने रिकमेंडेशंस देगी, है ना। अब आप ये समझिए कि वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो बाध्यकारी नहीं, वो कोई कानून नहीं, जी, सरकार के ऊपर है कि सरकार उसको मानेगी नहीं मानेगी। लेकिन हाँ, ये अपने आप में, क्योंकि हम इससे संसदीय समिति की इम्पोर्टेंस को खारिज नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में, अगर इसमें आप ये समझिए कि आम दर्शकों को समझाने के लिए कि सीधे देश की संसद जो है इसने सुओ मोटो एक्शन लिया है, या समझिए कि स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में इन्वॉल्व हुई है। इस तरीके की और भी समितियां हैं संसद की जो वक्त पर इस तरह की जो कार्रवाई करती हैं या फिर बैठकें करती हैं या फिर तलब करती हैं। दर्शकों को याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शशि थरूर ऐसी ही एक स्थायी समिति के जो है अध्यक्ष थे, जो वैश्विक मामलों को देखती थी और जो विदेशों में, दुनिया भर के तमाम देशों में भारत के प्रतिनिधिमंडल गए, अलग अलग सारे दलों के, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे शशि थरूर, जबकि वो कांग्रेस के नेता हैं। तो इसमें संसद की जो स्थायी समितियां हैं अलग अलग विषयों पे होती हैं, अस्थायी समितियां होती हैं, वो अलग अलग विषयों पे होती हैं और उसमें तमाम दलों के नेता शामिल होते हैं। ऐसी समितियां तमाम ऐसे ज़रूरी मुद्दों को उठाती ज़रूर हैं, उस पर संज्ञान भी लेती हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि वो सलाह देंगी। अब सरकार के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए एक प्रोफेशनल संस्था है ना, तो जवाबदेही जिम्मेदारी एनटीए की है कि एनटीए क्यों एक फुल प्रूफ प्लान नहीं बना पा रहा है। एक और बात आ रही है बीच में कि जो एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में, उसमें एक रिकमेंडेशन ये दिया गया था कि सवाल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ना किए जाएं, बल्कि वो इंस्क्रिप्टेड हों, और उस तरह से सवाल जो है जब एग्ज़ाम की बारी आए तो वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो सवाल क्रैक होंगे। इस सलाह पे भी एनटीए ने अमली जामा क्यों नहीं बनाया, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब ये बात हो रही है कि जो अब अगला एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा। तो डिजिटल इंडिया, तो जब नरेंद्र मोदी सरकार काफ़ी पहले से डिजिटल इंडिया का झंडा बुलंद कर रही है,
ऐसे में एनटीए को ये ख्याल क्यों नहीं आया और इस सलाह को क्यों नहीं माना गया, ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। ये जो आप डिजिटल वाली बात कर रहे हैं, क्या ये नेक्स्ट सेशन से होगा, इसका मतलब? नहीं, अब जो 21 मई जो टेंटेटिव जो अगली तारीख दी गई है नीट की, उसमें ही कहा जा रहा है कि अब वो जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। उसकी पूरी गाइडलाइन और पूरे दिशा निर्देश आने बाकी हैं, तारीख आ चुकी है और उसमें ये ऑनलाइन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। और अगले सेशन से जो क्वेश्चन पेपर के स्टोरेज और इसकी है, इस पर एक अपने आप में देखना होगा कि क्या उसको डिजिटाइज पूरी तरह किया जाएगा, क्या वो जैसे सलाह दी गई थी कि वो इंस्क्रिप्टेड हो वैसा क्यों कुछ किया जाएगा, क्योंकि इसमें तो कई चीज़ें सामने आई हैं। जैसे कि अगर आप एनटीए ने जिन लोगों को सालों से क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए रखा था, उनकी सेटिंग चल गई है कहीं और वो 10-10 लाख रुपए लेके क्वेश्चन पेपर आउट कर रहे हैं, तो ये अपने आप बस बताता है कि आपने किस आधार पर उनको चुना, वो कैसे आए। आपको आदर्श नहीं लगता कि जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट, सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, अब इसमें कुछ और लोगों की गिरफ्तारी आगे हो सकता है, जांच चल रही है, क्या ये फास्ट ट्रैक तरीके से नहीं होना चाहिए बहुत तेज़ी के साथ, ताकि छात्रों में भी एक संदेश जाए और एक मैसेजिंग? देखिए, कायदे से तो जो अगली परीक्षा होनी है नीट की, उससे पहले ये सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये साफ हो जाना चाहिए कि किन लोगों ने गड़बड़ी की, उन पर क्या एक्शन हुआ और अगले एग्ज़ाम में हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि ये दिक्कतें और ये गड़बड़ियाँ दोबारा नहीं होंगी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक मामले में भी समय लगता है, वक्त लगता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों की गलती है या जो वो अपनी जवाबदेही से चूके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये लीक की जो सूचना है ये एनटीए ने नहीं पकड़ी, किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ी, ये खुद उनका बयान है कि विसल ब्लोअर ने हमें बताया है, यानी आम लोगों ने बताया। लेकिन उसके बाद जांच हुई है, एनटीए का ये कहना है कि उसके बाद हमने जांच की और जांच के बाद ये बात सामने आई कि हाँ, क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे, हूबहू वही क्वेश्चन जो हैं जो कोचिंग में दिए गए थे, वहाँ पर छात्रों को बांटे गए थे, वही सवाल एनटीए के पेपर में आए थे और दोनों सेट में वही सवाल थे। बिल्कुल, तो ये तो कुछ वैसी ही दलील है एनटीए की कि पुलिस का काम है जांच करना। उस थाने में वारदात हो जाए, कोई आम आदमी उसकी जांच करके पुलिस को जाकर बता दे कि साहब ये घटना हुई है, ये सबूत है, पुलिस कहे कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, अब हम जांच करेंगे। ये जांच करना एनटीए का काम था और उससे पहले ये लीक ना हो ये इंश्योर करना, ये प्राथमिक जिम्मेदारी और जवाबदेही थी एनटीए की, जिसमें वो चूका है। और ऐसे में इस संस्था के औचित्य पर, वजूद पर, इसकी कार्यशैली पर और इसके भविष्य पर गहरे और गंभीर सवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एनटीए की जवाबदेही जो है बिल्कुल होती है और आप देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे एक्शन हमें देखने को मिलता है। सीबीआई क्या कुछ एक्शन करती है, क्या इसमें कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, कोई बड़ी मछलियां हैं क्या इस पूरे खेल में, इस पूरे नेटवर्क में, ये देखेंगे। आप बन रहिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।